हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अपनी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन ने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन देख रहे थे कि जो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स हैं, कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। तो अपन ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकाली, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाली, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन ली की। उसके बाद अपन ने वाटर के लिए जो अपना आयनिक प्रोडक्ट था उसकी कैलकुलेशन की और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की गणना की। ये अब आगे है अपना कंडक्टिविटी टाइट्रेशन के रूप से एक अलग टॉपिक बन जाता है, तो मैं इसे अलग से डिस्कस कर रही हूँ। इसे बोलेंगे अपन चालकता मितीय या चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टिविटी टाइट्रेशन। जनरली ये जो टाइट्रेशन है ये भी क्या है, कंडक्टेंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हीं से निर्धारित होते हैं। तो ये जो कंडक्टिविटी टाइट्रेशन है ये इस थ्योरी पे बेस्ड है कि जैसे ही अपन ने एसिड बेस को मिलाया या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, कोई ज़रूरी नहीं एसिड बेस ही हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करता है। तो जैसे ही अपन ने एक आयन से दूसरे आयन को रिप्लेस किया तो या तो उन आयनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है या फिर उन आयनों की जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं उनकी मूवमेंट या उनकी गतिशीलता मोबिलिटी डिफरेंट होती है। तो इस डिफरेंट मोबिलिटी के कारण उनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसके द्वारा अपन उनकी कंडक्टिविटी टाइट्रेशन में कर्व बनाते हैं। तो जैसे ही अपन ने टाइटर में धीरे धीरे करके टाइट्रेट डाला, अनुमापक में अनुमाप में धीरे धीरे अनुमापक डाला, तो जैसे ही इसमें आयंस एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे तो उनकी विलेन की कंडक्टेंस में चेंज होगा। तो इस चेंज होती हुई कंडक्टेंस में तथा जो अपना टाइट्रेट है उसके वॉल्यूम में किस तरह से अपन ऐड कर रहे हैं उसके मध्य ग्राफ खींचा जाता है और इसी ग्राफ से इस अनुमापक के लिए इक्विवेलेंट पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो जनरली अपन कंडक्टिविटी टाइट्रेशन में दो प्रकार की टाइट्रेशन देखेंगे, एक तो एसिड बेस टाइट्रेशन और एक आती है अपनी प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण टाइट्रेशन। तो पहले अपन देख रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें चार बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य टाइट्रेशन। तो अपन ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH। इन दोनों की अपन टाइट्रेशन कराएंगे। तो सबसे पहले एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर अपन HCl या स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और उसकी कंडक्टेंस को अपन नोट कर लेंगे। ये अपना प्रैक्टिकल पोर्शन भी एक तरह से है, तो इसे अच्छे से देख लें। तो सबसे पहले अपन जो अपना एसिड है उसे अपन कंडक्टिविटी सेल में लेंगे और उसकी कंडक्टेंस को नोट करेंगे। साथ ही जो NaOH या बेस है अपना, इसे अपन ब्यूरेट में भरेंगे और धीरे धीरे इस ब्यूरेट के द्वारा अपन इसके अंदर NaOH मिलाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने HCl लिया, उसकी अपन ने कंडक्टेंस नोट की। अब चूँकि ये प्रबल अम्ल है तो ये कंप्लीट आयनाइज रहता है, इसलिए इसकी कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम आती है, क्योंकि इसके अंदर जो H+ और Cl- आयन है इनकी मोबिलिटी विद्युत का चालन करती है और इससे अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब अपन धीरे धीरे ब्यूरेट से एक एक सेंटीमीटर क्यूब या एक एक ml ब्यूरेट से NaOH इस HCl के अंदर मिलाते जाएंगे। जो NaOH है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये भी कंप्लीट आयनाइज होगा। तो मैंने दोनों को आयनिक फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो अपना क्या बनेगा, NaCl बनेगा सॉल्ट जो कंप्लीट आयनाइज होगा और एक H2O बन जाएगा जो कि अनआयनाइज होगा। तो जैसे ही HCl विलयन में NaOH का विलयन डालते हैं तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें अधिक गतिशीलता वाले H+ आयन हैं वो कम गतिशीलता वाले Na+ आयन से विस्थापित हो रहे हैं। सबसे पहले अपने पास ओनली HCl था, इसे मत याद कीजिए, HCl था जो कंप्लीट आयनाइज था तो कंडक्टेंस मैक्सिमम थी। अब जैसे अपन ने इसके अंदर NaOH डाला तो एक तो बन गया अपने पास NaCl, साथ में बन गया अपना वाटर। तो यहाँ जो H+ की कंडक्टेंस थी जो ज़्यादा थी वो अब Na+ की कंडक्टेंस जो कि कम है से रिप्लेस हो रही है, तो ये कंडक्टेंस कम होती जाएगी। ये अपन ने AB कर्व से बताया। अब जैसे ही
NaOH और HCl दोनों कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए। उसके पश्चात और अपन ने NaOH ऐड किया तो ये तो अपने पास आयनाइज है, ये है ही अनायनाइज। अब यहाँ पे NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो इसके कारण जो कंडक्टेंस थी वो अपनी यहाँ आ रही है। जैसे ही NaOH डाला तो OH माइनस आएंगे। ये OH माइनस की क्या होती है, मोबिलिटी H प्लस के इक्वल या ज़्यादा ही होती है, लगभग H प्लस के बराबर, मतलब H प्लस से तो कम होती है लेकिन वैसे एनायंस में मैक्सिमम होती है। तो इस OH माइनस के एक्सेस के कारण ये कंडक्टेंस वापस से तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो अपने पास दो ग्राफ प्राप्त होते हैं, तो AB और एक CD। जब इन्हें एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है तो ये एक बिंदु X पे मिलते हैं, दोनों का क्रॉस पॉइंट, और यही पॉइंट क्या होता है, इनका एंड पॉइंट होता है, जिस पे इस जो सॉल्ट है उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। यही अपना इक्विवेलेंट पॉइंट कहलाता है। तो 1 मिनट में इसे रिवाइज करती हूँ। फलतः जैसे ही H प्लस आयन Na प्लस आयन से विस्थापित होंगे जो कि कम गतिशीलता वाले हैं, विलयन की कंडक्टेंस तेजी से कम होगी। जब उदासीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और विलयन में H प्लस बिल्कुल भी नहीं रहता, तो NaOH और डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अब बढ़ती जाती है, यानी कंप्लीट HCl तो फिनिश हो गया NaCl के रूप में। अब जैसे ही NaOH और डालेंगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। चूँकि OH माइनस आयन की स्पीड भी क्या होती है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है, अतः चालकता का मान वापस से तेज़ी से बढ़ने लगता है। यदि डाले गए क्षार के आयतन और संबद्ध चालकता के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो अपने को AB और CD दो ग्राफ प्राप्त होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर वे एक दूसरे को X बिंदु पे काटते हैं, और ये जो बिंदु है ये विलयन की चालकता न्यूनतम होती है ये दर्शाता है। इसे अपन इसका एंड पॉइंट कहेंगे, और ये अपन ने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। यही ऐसा कैसा अपन को प्रैक्टिकल में करना है। सेकंड है अपना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य टाइट्रेशन। तो अपन ने पहले वीक एसिड लिया एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH। प्रारंभ में अपने पास वीक एसिड था, यानी इसकी कंडक्टेंस कम थी, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा, तो इसलिए कम आयनित अवस्था में रहने के कारण इसमें आयनों की संख्या भी कम होगी और इनकी कंडक्टिविटी या मोबिलिटी कम होने के कारण कंडक्टेंस भी कम होगी। लेकिन जैसे ही अपन ने इसके अंदर NaOH मिलाया, ये CH3COO माइनस Na सॉल्ट बनाएगा जो आयनाइज रहेगा, साथ ही H2O बनाएगा। तो यहाँ ये अनआयनाइज था, यहाँ ये सॉल्ट है जो कि आयनाइज है, जिसके कारण ये कंडक्टेंस क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, इसके बनने से चालकता के मान में वृद्धि होती है। अब जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी अपना एसिटिक एसिड कंप्लीट हो गया, उसके बाद यदि NaOH अपन ने और डाला तो क्या होगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, जिससे कंडक्टेंस तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो पहले तो बढ़ेगी अपनी धीरे धीरे, फिर तेज़ी से बढ़ेगी। तो अपने पास दो ग्राफ प्राप्त होंगे AB और CD, जिन्हें एक्स्ट्रापोलेट करने पर ये बिंदु X पे मिलते हैं, जो कि इस अनुमापन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट या एक मिनिमम कंडक्टेंस को शो करता है। ये था अपना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब है अपना स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसके लिए अपन ने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है HCl, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और वीक बेस लिया है NH4OH। तो इनिशियल स्टेज पे अपने पास HCl है जो कि कंप्लीट आयनाइज होता है स्ट्रॉन्ग होने के कारण। इसके कारण H प्लस आयन के कारण इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सबसे पहले अपन ने चालकता मापी सेल के अंदर प्रबल अम्ल को लिया, इसकी चालकता नापेंगे तो ये क्या होगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि HCl कंप्लीट आयनाइज होता है और H प्लस आयनों की गतिशीलता भी उच्च होती है। अब जैसे इसके अंदर अपन ने NH4OH डाला तो इस प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा अपना सॉल्ट बनेगा NH4Cl, जो कि आयनाइज होगा और एक वाटर बनेगा। तो यहाँ ये H प्लस आयन है वो रिप्लेस हो रहे हैं अमोनियम आयन से। इनकी साइज़ बड़ी होने के कारण इनकी मोबिलिटी या कंडक्टेंस है वो H प्लस की कंडक्टेंस से कम होगी। इसका मतलब जैसे ही अपन ने HCl के अंदर NH4OH डाला, कंडक्टेंस धीरे धीरे क्या होगी, कम होएगी, जो AB के द्वारा दर्शाया गया है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी HCl अपना कंप्लीट हो गया। अब यदि इस स्थिति में और अपन ने NH4OH डाला तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। लेकिन NH4OH क्या है, अपना वीक
बेस है, तो वीक होने के कारण ये आयनाइज ही नहीं होगा। ये आयनाइज नहीं होगा, ये अपने पास सॉल्ट की फॉर्म में है, तो यहाँ तो अपने को सॉल्ट की दर्शा ही रही है। आयनाइज नहीं होगा, वीक है, इसके लिए इसकी कंडक्टेंस में कोई चेंज या बहुत ही कम चेंज होगा, चूँकि NH4OH दुर्बल क्षार है, अतः अत्यंत कम आयनित अवस्था में होगा और चालकता के मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। वही दो ग्राफ AB और CD को एक्स्ट्रापोलेट करने पे बिंदु X पे मिलते हैं, जो इनका एंड पॉइंट होगा। फिर है वीक एसिड और वीक बेस के मध्य। तो वीक एसिड लिया है अपन ने एसिटिक एसिड और वीक बेस लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही वीक हैं, तो इसके लिए दोनों ही वीक आएंगे ग्राफ पे। तो प्रारंभ के अंदर एसिटिक एसिड को कंडक्टिविटी सेल में लेंगे और इसकी कंडक्टेंस नोट करेंगे, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसकी कंडक्टेंस कम आएगी। अब जैसे ही अपन ने इसके अंदर NH4OH मिलाया तो सोल्ट बनेगा अपना अमोनियम एसीटेट, जो कि आयनाइज होगा। तो जैसे अपन सोल्ट मिलाते जाएंगे, सोल्ट फॉर्मेशन के कारण ये कंडक्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी पूरा एसिटिक एसिड फिनिश हो गया और अपने पास ये सॉल्ट बन गया बी पोजीशन पे, उसके बाद यदि अपन ने NH4OH और ज़्यादा डाला तो अपने पास विलयन में NH4OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन NH4OH चूँकि दुर्बल है, वीक बेस है, जो कि आयनाइज नहीं होगा, यानी कंडक्टेंस में कोई स्पेसिफिक पार्टीशन या स्पेसिफिक योगदान नहीं देगा, तो इसकी कंडक्टेंस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अपने पास ग्राफ CD एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त होगा। तो ये दोनों भी एक्स्ट्रापोलेट करने पे बिंदु X पे मिलते हैं, जहाँ इसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस होएगी। तो इस तरह से जो कंडक्टिविटी टाइट्रेशन है एसिड वेल, उनके 4 ग्राफ अपन को प्राप्त हुए हैं। इन अनुपापन में क्षार विलयन की सांद्रता अम्ल विलयन की तुलना में लगभग 5 से 15 गुना तक अधिक लेते हैं, यानी जो बेस है अपन उनकी कंसंट्रेशन को अपन को एसिड की कंपैरिजन ज़्यादा लेना है, क्योंकि अपना बेस ज़्यादा काम में आ रहा है इसलिए। अब है दूसरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसे अपन अवक्षेपण अनुमापन कहेंगे। तो इसके अंदर अपन उन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जिनके रिएक्शन के फलस्वरूप अपन ने पास प्रेसिपिटेट प्राप्त हो, जैसे कि AgNO3 और KCl। तो AgNO3 और KCl की रिएक्शन से AgCl बनता है, जो कि अवक्षेपित हो जाता है। तो जो AgNO3 है वो लगभग वीक होता है थोड़ा सा KCl की तुलना में। तो प्रारंभ में अपन AgNO3 को कंडक्टिविटी सेल में लेंगे, उसकी अपन कंडक्टेंस नोट करेंगे, तो वो लगभग कम होगी। जैसे ही अपन इसके अंदर KCl मिलाएंगे तो अपने पास एक तो AgCl बनेगा और एक KNO3। तो जो Ag+ आयन है वो K+ आयन से यहाँ रिप्लेस हो रहे हैं और ये एक प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है। Ag+ आयन और K+ आयन, इन दोनों की कंडक्टेंस या इनकी मोबिलिटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी इनकी कंडक्टेंस लगभग कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। जब AgNO3 कंप्लीट हो गया, उसके बाद यदि अपन ने KCl और डाला तो अपने पास ये सॉल्ट और AgCl के साथ साथ KCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब चूँकि जो अपना KCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण कंडक्टेंस में तेज़ी से वृद्धि होगी और इस टाइप का अपन को ग्राफ प्राप्त होगा। ये है अपना अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये एक एग्जाम्पल यहाँ अपन ने डिस्कस कर दिया, जिसमें AgCl अपन को प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो ये अपने जो कंडक्टिविटी टाइट्रेशन थे वो हो गई। अब अपन ये कंडक्टिविटी टाइट्रेशन की एडवांटेज देखते हैं। तो जो कंडक्टिविटी टाइट्रेशन है, एक तो जो अपने सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही डार्क कलर के होते हैं। तो इसके लिए अपन जो नॉर्मली टाइट्रेशन करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसके अंदर अपन कलर के चेंज से एंड पॉइंट नोट करते हैं, तो जो डार्क कलर के विलयन है उसमें कलर का चेंज स्पेसिफिक ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन जहाँ पे वो जो नॉर्मल टाइट्रेशन यूज़ करते हैं वो वहाँ अपन यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए अपन इन कंडक्टिविटी टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं जहाँ विलयन गहरे रंग के होते हैं। तो रंगीन विलयनों के लिए अपन कंडक्टिविटी टाइट्रेशन यूज़ करेंगे। सेकंड एडवांटेज है कि जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनमें भी अपन जो नॉर्मल टाइट्रेशन है उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रीडिंग के मान बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अतः वहाँ पे भी अपन कंडक्टिविटी टाइट्रेशन ही ज़्यादा एडवांस रहता है।
एक है इस जो अपनी कंडक्टिविटी टाइट्रेशन है, इसमें जो एंड पॉइंट है वो अपन ग्राफ द्वारा ज्ञात करते हैं, जबकि वहाँ अपन कलर में चेंज के द्वारा ज्ञात करते थे। तो जो कलर चेंज है उसके अंदर अपन को ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ अपन जो अपना ग्राफ बनेगा उसको एक्स्ट्रापोलेट करके एंड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ अपन को इतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं है जितनी अपन नॉर्मल टाइट्रेशन में कलर को चेंज होता हुआ देखने में अपन को रखनी पड़ती है। यानी वहाँ अपने पास वेरिएशन ज़्यादा आता है, जबकि टाइट्रेशन कंडक्टिविटी होती है तो उसमें वेरिएशन कम आता है एंड पॉइंट में। फोर्थ है, यदि डाइल्यूट एसिड व डाइल्यूट बेस है, इसके मध्य अपन नॉर्मल जो टाइट्रेशन है उनको यूज़ में ही नहीं ले सकते, क्योंकि ये कभी न्यूट्रलाइज होंगे ही नहीं। दोनों ही डाइल्यूट है तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। इसलिए जहाँ वीक एसिड वीक बेस है या डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस है, वहाँ अपन नॉर्मल टाइट्रेशन यूज़ ना करके कंडक्टिविटी टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये इसके 4 इम्पोर्टेंस हैं जो अपन को कंडक्टिविटी टाइट्रेशन को नॉर्मल टाइट्रेशन से अच्छा बताने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये अपना यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन पूरा हो गया। अब अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है, यानी इसका सेकंड पोर्शन है, जिसके अंदर अपन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, वो ज्ञात करेंगे। ई नोट ज्ञात करेंगे, जी नोट ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे, सेल देखेंगे। तो वो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी स्टडी अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।